बच्चों, आप लोगों का ग्लोबल ITI के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, हम लोग मशीन में ट्रांसफार्मर पढ़ चुके हैं बच्चों। अब हम आगे पढ़ेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर। बच्चों, 3 फेज इंडक्शन मोटर ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है। बस इसमें होता क्या है बच्चों कि एक स्टेटर होता है इसमें और एक रोटर होता है बच्चों। ठीक है, मतलब कहते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारा इंडक्शन मोटर हमारा ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है ना। लेकिन ट्रांसफार्मर में दोनों भाग जो होते हैं वो स्थिर होते हैं, और इसमें क्या होता है बच्चों कि एक भाग स्थिर होता है, एक भाग क्या होता है, घूमता है, मतलब रोटेट करता है। ठीक है, जो हमारा भाग स्थिर होता है हम उसको बोलते हैं स्टेटर बच्चों। ठीक है, जो भाग हमारा स्थिर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटर बोलते हैं, और जो भाग हमारा घूमता है बच्चों उसको क्या करते हैं, रोटर बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब यह है कि हमारा जो इंडक्शन मोटर है ट्रांसफार्मर की तरह ही सिद्धांत पे काम करता है। मतलब ये जो काम करता है हमारा ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता था, म्यूचुअल इंडक्शन। अन्योन्य, जिसको क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण। ठीक है बच्चों, म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर भी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है और हमारा इंडक्शन मोटर भी क्या काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के ही सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन अंतर बस दोनों में एक ही है कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसमें भी 2 भाग होते हैं ना। एक होता है क्या हमारा प्राइमरी साइड होता है और दूसरी साइड क्या होता है, ठीक है, दूसरी साइड हमारा होता है, ठीक है, सेकेंडरी होता है। ये हमारा क्या होता है, प्राइमरी होता है बच्चों, और ये क्या होता है, सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों स्थिर होते हैं, लेकिन हमारा इसमें क्या होता है, एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। स्टेटर स्थिर होगा और रोटर क्या करेगा, घूमेगा। ठीक है, तो हम इसके कार्य सिद्धांत को समझेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें टार्क को समझेंगे, कैसे टार्क उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या उसके लिए शर्त भी होंगी, ठीक ना। तो हम लिखेंगे, पहले पढ़ेंगे वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। बच्चों, हम जानते हैं किसी भी मोटर में ना होता क्या है, अगर किसी धारावाही चालक को, मान लीजिए हमारा कोई एक चालक रखे हैं ना, और इस चालक को क्या किए हैं, हम बाइंडिंग किए हैं ना। अगर इस किसी धारावाही चालक को अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाए, मान लीजिए हमारे 2 पोल है, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, अगर किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाए तो उस धारावाही चालक पर एक क्या काम करता है, बल कार्य करता है बच्चों। ठीक है, ये डीसी मोटर का कार्य है ना। तो हमारा इंडक्शन मोटर भी डीसी मोटर के सिद्धांत पे काम करता है। इंडक्शन मोटर क्या करता है, डीसी मोटर के ही सिद्धांत पर काम करता है। मतलब अगर किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाए तो इस पर क्या उत्पन्न होगा, एक टार्क उत्पन्न होगा बच्चों ना। एक क्या उत्पन्न होगा, इस धारावाही चालक पर एक बल मतलब टार्क काम करेगा, जिसके फलस्वरूप ये क्या करेगा, धारावाही चालक गति करने लगेगा बच्चों, है ना। तो हम लिखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल में क्या कि 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है।
ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें एक स्टेटर तथा रोटर होता है। स्टेटर में 3 के गुणक में 3 फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है। तथा रोटर में शॉर्ट सर्किट किए हुए चालक स्थापित किए जाते हैं। बच्चों, जो स्टेटर होता है, जो हमारा स्थिर भाग होता है, इसमें हम क्या करते हैं, 3 फेज बाइंडिंग करते हैं। और रोटर क्या होता है, रोटर में शॉर्ट सर्किट किए हुए चालक स्थापित किए जाते हैं। होता क्या है बच्चों कि इसमें हम क्या करते हैं, स्टेटर में 3 फेज AC सप्लाई हम क्या करते हैं, देते हैं। स्टेटर को हम क्या करते हैं, 3 फेज AC सप्लाई हम देते हैं। तो क्या होता है, स्टेटर में एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न होता है बच्चों, है ना। और ये जो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये किस गति से घूमता है, सिंक्रोनस स्पीड से, है ना। सिंक्रोनस स्पीड से क्या करता है, घूमता है ना, सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है, ठीक है ना। इसको हम नॉन सिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो रोटर होता है बच्चों, मतलब तुल्यकालिक गति से कम गति पर घूमता है, ठीक है। जब हम 3 फेज AC सप्लाई देते हैं स्टेटर को, तो स्टेटर में क्या होता है, एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो किस गति से घूमता है बच्चों, सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर कोई चालक रखा हुआ है ना, इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई चालक रखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, ये चालक इन चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा ना, क्रॉस करेगा, जिसके फलस्वरूप इसमें क्या उत्पन्न होगा, EMF उत्पन्न होगा बच्चों। क्या उत्पन्न होगा, EMF उत्पन्न होगा, जिसके फलस्वरूप इसमें भी क्या होगी, करंट फ्लो होगी। किसमें, रोटर में। जब करंट फ्लो होगी तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा बच्चों। और दोनों मैग्नेटिक फील्ड के इंटरएक्शन, पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप हमारा रोटर क्या होता है, स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या करने लगता है बच्चों, घूमने लगता है। तो हम लिख लें, क्या लिखें, शॉर्ट सर्किट किए हुए चालक स्थापित किए जाते हैं, लिखेंगे इसमें बच्चों। इधर बच्चों समझ में आ गया होगा, तो हम इसको क्या करते हैं, मिटा दें ना, ठीक है। बच्चों पूछता है कंपटीशन में कि हमारा इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो हम लिख सकते हैं या लिखते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। और इसी सिद्धांत पर हमारा क्या करता है, ट्रांसफार्मर भी क्या करता है, काम करता है बच्चों, ठीक ना। हम आगे लिखेंगे बच्चों, क्या, शॉर्ट सर्किट किए हुए चालक स्थापित किए जाते हैं ना। आगे लिखेंगे 3 फेज AC सप्लाई से जोड़ा जाता है, जिसके फलस्वरूप स्टेटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है।
ठीक है, जो सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। बताएंगे बच्चों सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इंडक्शन मोटर का स्टेटर में जो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किस स्पीड से घूमता है, सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है ना। जो रोटर चालकों द्वारा छेदित होता है। कैसे होता है बच्चों, हमने बताया कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई चालक रखा जाए, स्थिर चालक हो, अगर घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर कोई स्थिर चालक रखा गया है तो ये चालक क्या करेगा, इन बल रेखाओं को क्या करेगा, काटेगा ना। तो फैराडे के नियम के अनुसार, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार इसमें क्या उत्पन्न होगा, इस चालक में ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो रोटर चालकों द्वारा छेदित होता है, जिसके फलस्वरूप रोटर चालकों में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। जिसके फलस्वरूप रोटर चालकों में क्या उत्पन्न हो जाता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण रोटर परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, रोटर परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तथा रोटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जिसके कारण रोटर परिपथ में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है तथा रोटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना। स्टेटर तथा रोटर चुंबकीय क्षेत्रों की पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप रोटर स्टेटर तथा रोटर चुंबकीय क्षेत्रों की पारस्परिक क्रिया, मतलब इसको कह सकते हैं इंटरएक्शन, है ना। इसको क्या कहेंगे, इंटरएक्शन। पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप रोटर, पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप रोटर स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करने लगता है। ठीक है बच्चों, ये वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है ना। होता क्या है, फिर से एक बार हम बता देते हैं कि इसमें क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर की ही तरह म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें जिस प्रकार उसमें क्या होता है, बस अंतर केवल क्या होता है कि अगर इसके हम रोटर को क्या करें, मतलब स्थिर कर दें तो ये एक ट्रांसफार्मर की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा बच्चों।
ठीक है ना। मतलब इसमें क्या होता है, बस अंतर यही होता है कि इसका एक भाग क्या होता है, एक पार्ट घूमने वाला होता है, उसमें दोनों भाग क्या होते हैं, स्थिर होते हैं बच्चों। इसके स्टेटर में 3 फेज बाइंडिंग स्थापित की जाती है और रोटर में क्या किए जाते हैं, शॉर्ट सर्किट कंडक्टर स्थापित किए जाते हैं बच्चों। हम करते क्या हैं कि 3 फेज एसी सप्लाई हम क्या करते हैं, इसके स्टेटर को देते हैं। जब 3 फेज एसी सप्लाई देंगे इसके स्टेटर को, तो इसमें क्या होता है, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो कि क्या करता है बच्चों, सिंक्रोनस स्पीड से क्या करता है, घूमता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक चालक रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये चालक इन चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेगा, क्रॉस करेगा, जिसके फलस्वरूप इसमें क्या उत्पन्न होगा, ईएमएफ। फैराडे का नियम भी है ना, कि अगर किसी घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई चालक रखा जाए तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। जब ईएमएफ उत्पन्न होगा बच्चों, तो ये ईएमएफ क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉनों को गति देगा। जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे बच्चों, तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगी। जब करंट फ्लो होगी बच्चों, तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। और इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के इंटरएक्शन के फलस्वरूप हमारा रोटर क्या करने लगता है, स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करने लगता है बच्चों। ठीक है, हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद किसी भी मोटर में इसमें बल उत्पन्न करने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। किसी भी मोटर के अंदर अगर हमें बलाघूर्ण उत्पन्न करना है ना, तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं उसको भी पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी पढ़ लेते हैं इसका ना, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, मिटा दे बच्चों। ठीक है, बच्चों हम महत्वपूर्ण कुछ तथ्य पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर का, फिर उसमें बल आघूर्ण के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं उनको भी पढ़ेंगे ना। तो हम पढ़ लेते हैं पहले महत्वपूर्ण तथ्य ना। बच्चों देखें कि सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारी जो इंडक्शन मोटर है ना, वो जो है वो सेल्फ स्टार्ट मोटर की श्रेणी में आता है ना। तो लिख लेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट, लिखेंगे स्वचालित ना, स्वचालित मोटर ना, स्वचालित मोटर की श्रेणी में आता है, की श्रेणी में आता है ना, स्व श्रेणी में आता है। ठीक है बच्चों, दूसरा तथ्य हमारा होगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में 3 फेज इंडक्शन मोटर का साइज कम होता है, कम होता। तीसरा, 3 फेज इंडक्शन मोटर का बलाघूर्ण अच्छा होता है, अच्छा होता है, लेकिन मोटर के प्रकार पर निर्भर करता है। निर्भर करता है।
प्रकार का मतलब बच्चों ये होता है कि हमारी इंडक्शन मोटर दो प्रकार की होती है। एक हमारी जो होती है वो हमारी होती है स्क्वायरल केज होती है। एक हमारी क्या होती है बच्चों? स्क्वायरल केज होती है। और दूसरी हमारी क्या होती है? फेज वाउंड ना। दूसरी हमारी क्या होती है बच्चों? फेज वाउंड ना। ठीक है। एक हमारी जो मोटर होती है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है और दूसरी क्या होती है? फेज बाउंड इंडक्शन मोटर होती है। ठीक है। तो ये 3 फेज इंडक्शन मोटर का बलाघूट अच्छा होता है, लेकिन ये मोटर के प्रकार पर डिपेंड करेगा कि ये स्क्वायरल केज है या फेज बाउंड है। ठीक है ना। लिख लेंगे स्क्वायरल केज और फेज बाउंड, है ना। स्क्वायरल केज और फेज बाउंड इंडक्शन मोटर। बच्चों हमारे सबसे पहले तो पूछ लेता है क्वेश्चन हमारा परीक्षा में, चाहे आईटीआई का एग्जाम हो चाहे किसी कंपटीशन का हो। ठीक है। उसमें पूछ लेता है कि हमारी इंडक्शन मोटर किस प्रकार की मोटर की श्रेणी में आता है ना। मैनुअल है ना या सेल्फ स्टार्ट है। तो हम जानते रहेंगे कि हमारी जो मोटर होती है सेल्फ स्टार्ट मोटर की श्रेणी में आता है, चूंकि इसमें किसी बाह्य स्रोत की या एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है इसको चलाने के लिए ना। हम सप्लाई देते हैं और हमारी मोटर क्या हो जाती है बच्चों? स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा हमारा तथ्य ये है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में 3 फेज इंडक्शन मोटर का साइज कम होता है। बच्चों बात करेंगे अगर हम 3 एचपी की हम बात करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ना। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ना, इंडक्शन मोटर ना। और दूसरी हमारी 3 एचपी की क्या है? 3 फेज इंडक्शन मोटर ना। ठीक है बच्चों। तो हम अगर बात करेंगे दोनों में किसकी साइज मतलब आकार किसका बड़ा है, तो हम देखेंगे कि 3 एचपी जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसका साइज क्या होगा बच्चों? बड़ा होगा। 3 एचपी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का साइज क्या होगा बच्चों? बड़ा होगा। और इसका साइज क्या होगा बच्चों? छोटा होगा। ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर या किसी भी मोटर में बलाघूट उत्पन्न करने के लिए किन किन शर्तों का होना आवश्यक है। क्योंकि हमने सिद्धांत में पढ़ा कि रोटर पर एक बल कार्य करने लगता है या बलाघूट काम करेगा, जिसके फलस्वरूप हमारा रोटर क्या करने लगता है? घूमने लगता है बच्चों। तो बलाघूट उत्पन्न करने के लिए किसी भी मोटर में किन किन चीज़ों की या किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है ना। तो लिखेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर आर किसी भी मोटर में बलाघूट उत्पन्न करने के लिए किन किन शर्तों का होना आवश्यक है। किसी भी मोटर में या 3 फेज इंडक्शन मोटर में बलाघूट उत्पन्न करने के लिए किन किन शर्तों का होना जरूरी है या आवश्यक है बच्चों। ठीक है। किसी भी मोटर में बलाघूट उत्पन्न करने के लिए किन किन शर्तों का होना जरूरी है ना। तो पहली शर्त होनी चाहिए कि मोटर में क्या होना चाहिए? 2 मैग्नेटिक फील्ड का होना आवश्यक है। तो लिख लेंगे किसी भी मोटर या 3 फेज इंडक्शन मोटर में, या मोटर में लिख लें, मोटर में
दो मैग्नेटिक फील्ड का होना आवश्यक है ना। अगर मोटर के केवल स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड हो और रोटर में मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो हमारी मोटर क्या होगी, रन नहीं करेगी, मतलब रोटर पे कोई बलागुड़ कार्य नहीं करेगा बच्चों। और दूसरा हमारा शर्त है कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, है ना। तो लिख लेंगे दोनों मैग्नेटिक फील्ड में कुछ न कुछ अंतर होना चाहिए, लिख लेंगे डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट, है ना, होना चाहिए, है ना, होना बताएंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, समझाएंगे एक एक चीज, है ना। तीसरा होता है क्या, दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में सापेक्ष गति शून्य होना चाहिए। बच्चों डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि मान लीजिए हमारा कोई मैग्नेटिक फील्ड ए है, कोई मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो है क्या है बच्चों, फील्ड ए है बच्चों, ठीक है। वो मान लीजिए हमारा कितनी स्पीड से चल रहा है, मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है बच्चों। और कोई मैग्नेटिक फील्ड हमारा है बी, कोई मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है बच्चों, बी है ना। बी है, वो भी क्या चल रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। बच्चों डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है, अंतर का मतलब ये होता है कि हम समान स्पीड से चलें, समान स्पीड से हम चलें। जैसे डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जैसे हम 12 बजे चलना चालू किए, आप हैं, अगर सेम टाइम पे चलेंगे और सेम स्पीड से चलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं ना। मान लीजिए हमारी घड़ी है, ठीक है ना, घड़ी में 2 सुइयां लगी हैं, मान लीजिए एक हमारी क्या है, मिनट वाली सुई है और एक घंटे वाली सुई है ना, ठीक है, ठीक है। अगर दोनों की स्पीड समान हो, दोनों सुइयों की स्पीड क्या हो, समान हो, और दोनों सेम समय पे चलें, सेम समय पर चलें, तो क्या इनमें डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं होगा, अंतर नहीं होगा। एक अगर 12 बजे चल रही है तो दूसरी को क्या करना चाहिए, 11:55 पर चले, 11:55 पर चले तो जाके डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर दोनों की स्पीड क्या हो, समान हो, ये वाली मिनट वाली भी सुई 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चले, ये वाली है ना, सपोज दैट है ना, 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चले, तो अंतर कब होगा कि दोनों अलग अलग समय पर चले, दोनों का समय क्या होगा, अलग अलग होगा, तब जाके इनमें क्या होगा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन दोनों के बीच सापेक्ष गति क्या हो, शून्य हो, है ना। जैसे मैंने कहा कि हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड ए है जो कि 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है और 10 किलोमीटर प्रति आवर की। अगर इनके सापेक्ष गति की बात करें बच्चों, तो हमने कहा कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में बलागुड़ उत्पन्न करने के लिए सापेक्ष गति शून्य होना चाहिए। तो अगर हम इनकी सापेक्ष गति की बात करें बच्चों, तो शून्य होगा कि नहीं, सापेक्ष गति बराबर क्या होगा, a माइनस बी हो जाएगा बच्चों। तो a माइनस बी का मतलब
A 10 है ना, और B भी 10, तो ये हो गया 0। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इंडक्शन मोटर की संरचना, ठीक है। इंडक्शन मोटर की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना बच्चों। बच्चों इसका कंस्ट्रक्शन है, हम अगले वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उस स्लीप वगैरह भी है, और मोटर जो इसके स्टार्टर यूज किए जाते हैं, चाहे ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर हो, मतलब DOL हो, सबके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।